हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 जो कि चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। इसके हम शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं आज की इस क्लास में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलेज इस चैप्टर में बहुत हैं, तो फॉर्मूलेज को याद कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा ये पीडीएफ आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कहाँ पर मिलने वाली है वो वीडियो के लास्ट में पता लग जाएगा, बट उससे पहले हम ये तो जान लें कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और शॉर्ट नोट्स में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसमें एक भी पॉइंट को हमने नहीं छोड़ा है, यानी कि विद्युत धारा चैप्टर के हर टॉपिक को हमने शॉर्ट नोट्स में कवर किया है। तो टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, आप इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेंगे अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही। तो ये वीडियो लगभग 10 से 20 मिनट की बनने वाली है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको ये पूरा चैप्टर मैं रिवाइज करा दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन टी। I बराबर Q अपॉन टी, जहाँ पर I क्या है, विद्युत धारा है यानी इलेक्ट्रिक करंट है, और Q क्या है, आवेश है यानी चार्ज है, और T क्या है, टाइम है, समय है। ओके, ये आप जानते ही होंगे, काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला है, आपने क्लास 10th में ही पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विद्युत धारा के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ को लिखा है, आप इन्हें याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है यह अदिश राशि है। अब फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये तो इसमें तो जो है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं विद्युत धारा में, फिर भी ये अदिश राशि क्यों है। ऐसा क्वेश्चन आपसे मतलब पूछा जा सकता है और आपको इसका रीज़न भी पता होना चाहिए। देखिए, ये विद्युत धारा का अदिश राशि होने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये जो है सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। कौन? विद्युत धारा। विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। ये इसका रीज़न हो जाता है और ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि इसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं और आपने पढ़ रखा है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वो एक सदिश राशि होती है। फिर भी ये अदिश राशि क्यों है? क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। ओके, तो रीज़न आपको पता लग गया होगा। सेकेंड हमारा जो है इसमें पॉइंट है, चालक में प्रवाहित आवेश किसके बराबर होता है? NE के बराबर होता है। यानी कोई चालक में आवेश प्रवाह करेगा तो वो NE के बराबर होगा, यानी कि Q बराबर NE। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है प्रीवियस चैप्टर में कि Q बराबर प्लस माइनस NE लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर पॉइंट, जो कि है इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत चलते हैं, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत चलते हैं, यानी अगर धारा यहाँ से यहाँ बह रही है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ बहेंगे, यही इसका रीजन है, ये आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है जे को हम धारा घनत्व को जे से हम डिनोट करते हैं और जे बराबर I अपॉन ए होता है। ओके, जहाँ पर I हमारा इलेक्ट्रिक करंट है और ए हमारा एरिया है। ओके, ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन क्या होता है? तो आवेश का स्थानांतरण ही वैद्युत चालन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी, आवेशों का स्थानांतरण वैद्युत चालन कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेना। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप कोई भी टॉपिक अगर आपका छूट गया है इस चैप्टर में से तो वहाँ से जाकर ईजिली उसे पढ़ सकते हो। ओके, एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टिप्पणी। अब देखिए, टिप्पणी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है टिप्पणियों पे जो आपकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में 2 से 3 नंबर में, है ना। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 5 लिखी हैं और 5 आपको याद होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टिप्पणी है जो कि है मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट टिप्पणी है माध्य मुक्त पथ, इसको भी आपको पता होना चाहिए और इसको जो है हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा से इसे शो करते हैं माध्य मुक्त पथ को। ओके, ध्यान देंगे। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल को हम जो है टाउ से डिनोट करते हैं, हमारा टाउ होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है 4th नंबर टिप्पणी जो कि है अनुगमन वेग।
अनुगमन वेग क्या होता है, इसे हम वीडी से डिनोट करते हैं। ओके, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे, चैप्टर में आपने पढ़ ही लिया होगा। नेक्स्ट हमारा है गतिशीलता। गतिशीलता को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, और म्यू बराबर हमारा वीडी अपॉन ई होता है। म्यू बराबर वीडी अपॉन ई, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, हमने टिप्पणी भी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे संबंध यानी रिलेशन। कुछ रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए संबंध है ना, जिसे हम इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, कुछ आपको संबंध याद रखने हैं, जैसे कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में, वैद्युत धारा और गतिशीलता में, धारा घनत्व और गतिशीलता में। फ्रेंड्स, ये जो है हमारे रिलेशन है, मैं रिलेशन को मतलब डेरिवेशन की तरह नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, और शॉर्ट नोट्स में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में जो संबंध होता है वो होता है I बराबर NEAVD। ये हमारा जो है रिलेशन होता है किसमें, अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और जो आपका वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में, ये हमारा रिलेशन हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में हमारा ये संबंध होता है J बराबर NEVD, J बराबर NEVD, ध्यान देंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा वैद्युत धारा और गतिशीलता में क्या संबंध होता है, तो म्यू बराबर I अपॉन NEAE, ध्यान देंगे, म्यू बराबर I अपॉन NEAE, ये हमारा जो इसमें रिलेशन होता है, आपको फॉर्मूला याद रख। नेक्स्ट हमारा है धारा घनत्व और गतिशीलता में संबंध क्या होगा, तो ये होता है म्यू बराबर J अपॉन NEE। देखिए यहाँ पर स्मॉल e भी है और कैपिटल E भी है, ध्यान देंगे, म्यू बराबर J बटे NEE, स्मॉल ई और कैपिटल ई, इसका आप ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम ये क्लास 10th वाला नहीं है, कहीं आप समझे कि क्लास 10th वाला ओम का नियम है, वो डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही होगा R बराबर V अपॉन I, लेकिन इसका जो है सत्यापन डिफरेंट है, क्योंकि जिस तरह से आपने 10th में इसका डेरिवेशन किया था उस तरह से नहीं करना है। इसमें आपको अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी होती है, जो कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, है ना। तो ये हमें करना होता है। देखिए, R बराबर ml बटे NE स्क्वायर ए टाउ, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, और V अपॉन I बराबर R, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको कोई भी एक वैल्यू छोड़ देंगे और बाकी सारी वैल्यूज दे देंगे और आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो R बराबर ml बटे NE स्क्वायर ए टाउ, इसे आप ध्यान रखेंगे। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध, है ना, वैद्युत प्रतिरोध, जो कि R बराबर V अपॉन I से हम वैद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर V अपॉन I, तो इसे आप ध्यान देंगे, है ना। और इसका मात्रक आपको ध्यान देना है, मात्रक इसका क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, इसका जो है मात्रक होता है, और एक और मात्रक होता है इसका ओम, है ना। वोल्ट प्रति एम्पियर और ओम दोनों मात्रक आपको याद होने चाहिए। एंड इसके बाद R की विमा पूछी जाती है। R बोले तो प्रतिरोध, प्रतिरोध की विमा आपसे पूछी जाएगी, तो ये होती है ml2t-3a-2, ml2t-3a-2, ये आपको याद रखना है। ओके, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होती है, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे, ये भी क्लास 10th का टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध कह लीजिए या फिर प्रतिरोधकता कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये क्या होता है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है रो, इसे हम रो कहते हैं, रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल, रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। और इसका मात्रक आपको याद रखना है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ये हमारा ओम का साइन होता है, ओम इंटू मीटर, ये हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। इसकी विमा भी आपको याद रख लेनी है। फ्रेंड्स, आपको प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों की आपको जो है विमाएं याद रखनी है। विमाएं ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, L की जगह पर सिंपली 3 हो जाएगा, वहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए कैसे, ml3t-3a-2, ये हमारी जो है इसकी विमा हो जाएगी, आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ से हो जाता है वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया और ये भी बता दिया, यहीं से हम जो है बता सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो है इफेक्ट करेंगे किसी रेजिस्टेंस को। देखिए R बराबर ml बटे NE स्क्वायर ए टाउ, ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, और R बराबर रो L अपॉन ए, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो यहीं से हम बता सकते हैं, देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L के। देखिए
देखिए आर यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती या अनुक्रमानुपाती आप कह सकते हो, है ना। तो आर समानुपाती एल हो जाएगा और आर समानुपाती 1/a, यानी 1/a हो जाएगा। देखिए 1/a करके आ रहा है, यहाँ पर भी 1/a करके आ रहा है, यानी कि ये दोनों फैक्टर हम बता सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है और जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हम यहाँ से कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहला हमें याद रखना है कि यदि किसी तार को खींचकर n गुना कर दिया जाए तो उस तार का प्रतिरोध n² गुना हो जाएगा। यानी कहते नहीं कि क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि किसी चालक तार को हमने खींचकर 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो उसका प्रतिरोध बताइए कितना होगा। तो सिंपली उसका n² गुना हो जाएगा, यानी कि अगर 2 गुना खींचा है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये आपको बताना है, ये फॉर्मूला हो जाता है, इसे आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट हमारा है बी नंबर, इसे भी आप याद रखेंगे। यदि किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाए तब प्रतिरोध 1/n² गुना हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, किसी चालक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को 1/3 गुना कर दिया गया है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसे बता सकते हो। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने आपको बता दिए इम्पोर्टेंट नोट्स करके, है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसका जो है टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध R0 हो तथा T डिग्री सेल्सियस पर RT हो तो RT का मान कितना होगा, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, ये आपको याद रखना है, ओके। एंड इसके बाद जो हमारा ये फॉर्मूला बनता है, देखिए RT बराबर R0 T/273, यानी कि 273, है ना। इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है R0 से, है ना। तो T क्या है यहाँ पर फॉर्मूले में, तो T हमारा परमताप है और RT समानुपाती है T के, जैसे कि आप देख सकते हैं RT समानुपाती है T के। तो ये आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पर थे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अतिचालकता। अतिचालकता क्या होता है, तो देखिए किसी चालक तार का अचानक से ठंडा होकर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर 0 हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे। और ओमीय और अनोमीय परिपथ किसे कहते हैं, ये तो काफ़ी आसान है। देखिए, जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम ओमीय परिपथ कहेंगे और जो नहीं करता है ओम के नियम का पालन उसे हम अनोमीय परिपथ कहेंगे। ये भी आपको पता लग गया होगा। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। देखिए, अनोमीय परिपथ में विभवांतर के सूक्ष्म परिवर्तन तथा धारा के सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। देखिए, मैंने क्या बोला, जो आपका अनोमीय, ये अनोमीय परिपथ की बात होती है। अनोमीय परिपथ में विभवांतर के सूक्ष्म परिवर्तन, सूक्ष्म बोल रहा है तो इसलिए डेल्टा यहाँ पर लगाया गया है, ओके। देखिए, विभवांतर के सूक्ष्म परिवर्तन और धारा के सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि R बराबर V/I होता है ना, तो लेकिन ये R बराबर गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर हो जाएगा del V/del I। इसका मतलब ये है कि विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है और धारा में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, इसके दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ये बराबर हो जाएगा PS/QS के, ओके। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वैद्युत शक्ति, है ना। सो फ्रेंड्स, वैद्युत शक्ति क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं। वैद्युत शक्ति बराबर होता है परिपथ में ऊर्जा का क्षय, यानी कि जो परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। मात्रक इसका हो जाएगा वाट या फिर आप जूल प्रति सेकेंड भी कह सकते हो। विमा इसकी हो जाएगी mL2T-3, mL2T-3 इसकी विमा हो जाएगी। विमाएँ आपको याद रखनी है क्योंकि विमाएँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। P बराबर W/T इसका फॉर्मूला होता है किसका, वैद्युत शक्ति का, है ना। यहाँ से हमारे 3 फॉर्मूले और ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं। देखिए, P बराबर VI हो जाता है, P बराबर V²/R हो जाता है, P बराबर I²R हो जाएगा। ये हमारे 3 फॉर्मूले इस फॉर्मूले से जनरेट हो जाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और तीनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो देखिए किसी चालक में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होना वैद्युत ऊर्जा कहलाता है।
एंड फ्रेंड्स यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला आता है W बराबर VIT, ओके, इसे आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या होता है, तो देखिए यूनिटों की संख्या निकालते हैं ना, तो वो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वही फार्मूला जो है किलोवाट घंटा होता है। देखिए किलोवाट घंटा का एक फार्मूला होता है यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटे बटे 1000। ये हमारा एक सिंपल सा नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, इसे आप ध्यान देंगे। एंड यहाँ पर हमारा जो है एक नोट है, इसे देखिए, बिजली का बिल वैद्युत ऊर्जा के आधार पर निकाला जाता है, ना कि वैद्युत शक्ति के आधार पर। ये भी आप ध्यान देंगे। कहीं आप समझते हो कि जो बिजली का बिल होता है वो वैद्युत शक्ति के आधार पर निकलता है, ऐसा नहीं है। बिजली का बिल वैद्युत ऊर्जा के आधार पर निकाला जाता है, ना कि वैद्युत शक्ति के आधार पर। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्जी टॉपिक है, इसे आपने पढ़ ही रखा होगा और काफ़ी इजी टॉपिक है। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से। श्रेणी क्रम का एक फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। एंड जो हमारा समांतर क्रम है, सेकंड नंबर समांतर क्रम, इसका हमारा फॉर्मूला हो जाता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। इन दोनों को भी आप ध्यान रखेंगे, इससे जो है काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए अधिकतर परिपथों में कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सस्ते होते हैं तथा वैद्युत माप में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कमरे के ताप पर कार्बन प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 3.5 × 10⁻⁻5 ओम मीटर। इसे भी आपको याद रखना है। और मैंने आपको बता दिया इसका कार्बन प्रतिरोध का यूज कहाँ पर होता है, क्यों होता है। देखिए अधिकतर परिपथों में क्या है, कार्बन प्रतिरोध का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और ये जो है भौतिक माप में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। लेकिन ये जो है कमरे के ताप पर कार्बन प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, 3.5 × 10⁻⁻5 ओम मीटर। इसे भी आप याद रखेंगे, ओके, ये MCQs में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है कार्बन का वर्ण कोड। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपका इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक मिस है तो आप वहाँ से देखकर उसे कवर कर सकते हो। तो कार्बन का वर्ड कोड मैंने वीडियो में बता रखा है। एंड इसके बाद वैद्युत सेल, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल क्या होता है, यह अन्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम वैद्युत सेल कहते हैं। एंड फ्रेंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, तो देखिए यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत रासायनिक सेल क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और वैद्युत रासायनिक सेल कितने, दो प्रकार की होती हैं, दोनों टाइप्स आपको पता होने चाहिए। पहला होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, जो आपका प्राथमिक सेल होता है उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, और जो आपका द्वितीय सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है, उसको चार्ज कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि आपका प्राथमिक सेल है उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, और जो आपका द्वितीयक सेल है उसको चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए वैद्युत वाहक बल क्या होता है, परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, यानी कि जो परिपथ है उसमें आवेश को प्रवाह करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी को हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसका एक फॉर्मूला हमारा जनरेट होता है। देखिए फॉर्मूला हमारा है E बराबर W/Q, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। देखिए V बराबर W/Q होता है, E बराबर भी W/Q होता है। वैद्युत वाहक बल और वोल्टेज लगभग सेम ही होते हैं, ओके, ध्यान देंगे। एंड इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला आता है। देखिए फॉर्मूला हमारा है E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ... प्लस Vn। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो आपके पास जितने भी टर्मिनल विभवांतर हैं उन यानी आपके पास जितने भी विभवांतर हैं उनको आप टोटल कर देंगे ना, तो आपका सेल का टर्मिनल विभवांतर आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, इसे आप याद रखेंगे, ओके। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सो फ्रेंड्स सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसे हम पढ़ लेते हैं। सेल का घोल धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है, कहीं
ये कैपिटल आर से शो नहीं किया जाएगा क्योंकि ये आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेल का घोल। अब मैंने सेल का घोल बोला यानी कि कोई भी सेल होता है उसमें कोई घोल होता है, रासायनिक घोल होगा, और उसके द्वारा जो मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी ना, जैसे धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि जो अंदर है, सेल के अंदर है ना, तो इसलिए इसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसका एक डेरिवेशन होता है और ये डेरिवेशन लगभग हर बार ही पूछा जाता है। ओके, तो इसे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, इसके ऊपर मैंने लेक्चर बना रखा है। आपको जो है इन तीनों में रिलेशन याद रखना है। किस किस में? सेल के टर्मिनल विभवांतर, वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध, इन तीनों में आपको संबंध याद रखना है, जो कि होता है V बराबर E माइनस आई आर। V बराबर E माइनस आई आर, ये हमारा जो है रिलेशन होता है, इन तीनों में आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है इसमें कुछ केसेस होते हैं। देखिए 4 केस यहाँ पर मैंने नोट किए हैं। पहला केस है जब सेल से धारा ली जा रही है। अगर सेल से धारा ली जा रही हो तो E का मान ज़्यादा होगा V से, यानी E इज़ ग्रेटर देन V। ओके, E क्या है? वैद्युत वाहक बल है, और V क्या है? वोल्टेज है ना। अब देखिए जो सेकंड केस हमारा है, सेल को धारा दी जा रही हो। अगर ऐसा है कि सेल को धारा दे रहे हैं यानी इसे चार्ज कर रहे हैं, तो E इज़ लेस देन V, यानी V इज़ ग्रेटर देन E। इसका मतलब ये है कि जो आपका वैद्युत वाहक बल है वो कम होगा, उसका मान किससे? वोल्टेज से, है ना, ये आप ध्यान देंगे। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस है, केस नंबर 3, परिपथ खुला हो। यदि परिपथ खुला है तो V बराबर E, यानी वोल्टेज वैद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। एंड आगे बढ़ते हैं तो देखिए केस नंबर 4 हमारा है, परिपथ में लघु पतन हो रहा हो। अगर परिपथ में लघु पतन हो रहा है तो E बराबर आई आर हो जाएगा, E बराबर आई आर। ओके, ध्यान देंगे। ये आपको जो है चारों केस याद रखने हैं और ये आपको रिलेशन याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, परिपथ में धारा, यानी अगर परिपथ में धारा है तो उसका एक फॉर्मूला होगा I बराबर E अपॉन आर प्लस आर। यानी परिपथ में हमें धारा निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर E, कैपिटल E अपॉन आर प्लस आर। इसका मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर को जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो तो रेजिस्टेंस है, लेकिन जो आपका स्मॉल आर है वो क्या है? वो आपका आंतरिक प्रतिरोध है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध। अगर आपको परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है स्मॉल आर इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन आई, यानी स्मॉल आर बराबर E माइनस वी अपॉन आई, जहाँ पर E क्या है? वैद्युत वाहक बल है, V क्या है? वोल्टेज है, I बराबर क्या है? वैद्युत धारा है, और स्मॉल r क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है, जो कि मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सेलों का संयोजन। देखिए सेलों का संयोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आता है। सेलों का संयोजन, देखिए इसको भी हम दो तरह से करते हैं, सेलों के संयोजन को, जैसे हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, है ना। श्रेणी क्रम संयोजन का हमारा फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंस बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस EN। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास सेल हैं और आपने उनको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, तो सारे सेलों का आपको मान जो है डायरेक्ट ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से आप लिखेंगे और जोड़ देंगे तो आपका E इक्विवेलेंस आ जाएगा ना, जो है आपका वैद्युत वाहक बल है वो आप पता कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है समांतर क्रम संयोजन। अगर आपने सेलों को समांतर क्रम में जोड़ रखा है तो एक फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंस अपॉन R इक्विवेलेंस। यहाँ पर स्मॉल r की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। ये बराबर होगा किसके? E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 प्लस डॉट 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 प्लस EN बटे RN। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और EMF होगा, उन दोनों को आपको करना क्या है? सिंपली ऊपर नीचे रखना है, जोड़ देना है, जो कि हमारा फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे वैल्यूज़ को एंड कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एंड फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है किरचॉफ के नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जो कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा किरचॉफ के नियम कितने होते हैं। तो 2 नियम दिए थे किरचॉफ ने, कौन कौन से? पहला नियम है धारा या संधि का नियम, दूसरा नियम है लूप या पास का नियम, है ना।
दो दो नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि कभी कभी किरचॉफ के धारक संबंधी नियम पूछ लेगा, कभी कहेगा किरचॉफ के संधि का नियम बताइए, कभी कहेगा किरचॉफ के लूप का नियम बताइए, कभी कहेगा किरचॉफ के पास का नियम बताइए। तो इसमें जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने सब नाम मेंशन कर दिए हैं, इससे हटकर नहीं पूछेगा। किरचॉफ के धारा या संधि का नियम पूछेगा तो ये हमारा होता है आई इनपुट बराबर आई आउटपुट। इसका मतलब होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, यानी कि किसी संधि पर आने और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। इस सिग्मा आई बराबर 0, यानी कि जितनी धारा संधि पर आएगी उतनी ही जाएगी, है ना। तो आप ध्यान देंगे जैसा कि आपने पढ़ ही रखा होगा। नेक्स्ट हमारा है लूप या पास का नियम। इसका भी एक फॉर्मूला होता है सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। ई क्या है, कैपिटल ई है तो इसका मतलब वैद्युत वाहक बल है, और आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, ये हमने पढ़ लिया। दोनों नियम आपको याद रखने हैं, दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, तो देखिए व्हीटस्टोन के इस नियम से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी व्हीटस्टोन ने हमें जो है रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक फॉर्मूला दिया था और उसमें बताया था कि हम व्हीटस्टोन के इस नियम से क्या ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला दिया था किसने, व्हीटस्टोन ने। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है P/Q बराबर R/S, जो कि नॉर्मल सा सिंपल सा फॉर्मूला है, जहाँ पर आपका जो है S अज्ञात प्रतिरोध होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो होता है मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या होता है, तो देखिए ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर इसका भी एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने वाला उपकरण है। यानी कि जो व्हीटस्टोन ने ये फॉर्मूला दिया था और अपनी जो थ्योरी बताई थी कि हमारे नियम से जो है किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर हुआ क्या, मीटर सेतु का निर्माण कर दिया गया। मीटर सेतु कुछ नहीं करता है, सिंपली जो है इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने लगाया और एक उपकरण तैयार कर दिया। उस उपकरण को मीटर सेतु कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, इसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर अथवा 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर बोले चाहे 1 मीटर बोले, बात तो बराबर है। देखिए इसमें होता क्या है, एक नाइक्रोम का वायर लगा होता है और वो कितना लंबा होता है, उसकी लेंथ क्या होती है, तो 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर होती है। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला देखने को मिलता है, ये फॉर्मूले से भी हम जो है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए S बराबर, मैंने बोला था S आपका क्या है, अज्ञात प्रतिरोध होता है, तो S बराबर 100 - L/L इंटू में R। देखिए ध्यान देंगे S बराबर 100 - L/L इंटू में R। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर आ जाता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी। यह किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करता है। यानी कि ये जो है किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF भी बता देगा और जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसे भी ज्ञात कर सकता है। इसमें मैग्निन अथवा कांस्टेंटन का तार लगा होता है एंड इसका जो है एक फॉर्मूला निकल के आता है, फाई इज इक्वल टू V/L। फाई इज इक्वल टू V/L, जहाँ पर फाई क्या है, विभव प्रवणता है। फाई क्या है, विभव प्रवणता। ध्यान देंगे फाई आपकी विभव प्रवणता है और V आपका क्या है, वोल्टेज है, और L क्या है, लेंथ है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शून्य विक्षेप की स्थिति में। यानी कि ये जो आपने विभव पोटेंशियोमीटर पढ़ा है, विभव मापी पढ़ा है, इसमें होता है एक स्थिति होती है शून्य विक्षेप की स्थिति में। इसका फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर E बराबर फाई L, फाई इंटू L कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इससे हम वोल्टेज और EMF निकाल सकते हैं। ओके, इसीलिए हमें जो है बोला था कि इससे जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। यानी दो सेल होंगे और उनके विद्युत वाहक बल की हमें तुलना करनी होगी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है E1/E2 बराबर L1/L2। ये हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मल से, इसे भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो स्मॉल r हमारा क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, और L1/L2 - 1 इंटू में R, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। स्मॉल r बराबर L1/L2 - 1 इंटू में R, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जो है विद्युत धारा चैप्टर के भी शॉर्ट नोट्स कवर कर लिए हैं। इतना ही आपका जो है इस चैप्टर में टॉपिक्स थे और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, शॉर्ट नोट्स अच्छे लगे होंगे।
अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो मैं जल्द ही केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अब आपका जो है बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो अब आपको और अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। एंड फ्रेंड्स, इसकी PDF कहाँ मिलेगी ये हम बता देते हैं। जो आपका टेलीग्राम चैनल है PCM लाइव लर्निंग, वहाँ पर आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को काफ़ी दिनों बाद देख रहे हो तो PDF आ चुकी होगी एंड जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा और इसकी PDF भी अपलोड कर दूँगा। ओके, तो वहाँ से जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।